वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस साल क्लास 8th में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रहा है और साथ ही आपकी किताबें भी बदलने वाली हैं। हिंदी की आपकी नई किताब आएगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ब्रिज प्रोग्राम लाया गया है, सेतु कार्यक्रम जिसे आप कह सकते हैं, ब्रिज प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें आपके कुछ लेसन है जो आपको नई बुक पढ़ने से पहले पढ़ने हैं। तो इनमें से पहला पाठ मैं आपको करा चुकी हूँ, कल ही मैंने कराया है आपको, वो परसों। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इसके बाद ये दूसरा पाठ आज हम लोग करने वाले हैं। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि आपका जो टोटल सिलेबस है 6 सप्ताह के लिए दिया गया है। इसकी समय अवधि है 6 सप्ताह। उसके बाद आशा की जा रही है कि आपकी NCERT की किताबें आ जाएंगी 8th क्लास की, और उनसे आपकी पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम पाठ दूसरा, एक दौड़ ऐसी भी। तो ये जो पाठ है आपका एक दौड़ ऐसी भी, ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बेटे बहुत बड़ा संदेश हम लोग को ये देती है। बहुत छोटी सी कहानी है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहले कोई कठिन शब्द आएगा तो उसको भी मैं आपके लिए उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ के साथ। आप लोग समझते जाइए और बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा कोर्स में आपका ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट का कवर कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको और कहीं ढूंढना ना पड़े। तो चलिए हम लोग पाठ शुरू कर लेते हैं। आपकी कहानी का नाम है एक दौड़ ऐसी भी। तो कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान, आपको मालूम है हमारे यहाँ ओलंपिक गेम्स होते हैं, पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं। तो कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। दौड़ यानी कि रेस होने जा रही थी। ओलंपिक गेम्स चल रहे थे और एक स्पेशल रेस होने वाली थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। आश्चर्यजनक मतलब हैरतअंगेज घटना हुई, एक सरप्राइजिंग बात हुई, कुछ सबको हैरान करने वाली घटना हुई। कहां पर? एक ओलंपिक खेलों के दौरान, ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, उन्हीं के दौरान एक स्पेशल रेस होने वाली थी। उसी दौरान 100 मीटर की वो दौड़ होने वाली थी, 100 मीटर की रेस होने वाली थी। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको हैरानी हुई। क्या हुआ? 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। प्रतिभागी यानी कि पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर्स, 9 लोग खड़े हुए थे स्टार्टिंग लाइन पर, जहां से उन्हें रेस में दौड़ना था। कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स थे? 9 खड़े हुए थे स्टार्टिंग लाइन पर जस्ट। और उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। उनको सभी को अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी थी। यानी कि कई साल पहले जब ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, तब एक स्पेशल रेस होने वाली थी। उस रेस में खड़े हुए पार्टिसिपेंट्स, यानी कि उस रेस में दौड़ने वाले टोटल 9 लोग खड़े हुए थे, 9 बच्चे खड़े हुए थे। और 9 के 9 बच्चों को अपनी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर था, कुछ परेशानी थी, यानी कि शारीरिक कुछ ना कुछ विकलांगता थी उन सभी को। उन सभी बच्चों की ये दौड़ होने वाली थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। अब जैसे ही रेस को स्टार्ट करने की सीटी बजी, सारे के सारे बच्चे दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, तीव्र यानी कि तेज, बहुत तीव्र तो नहीं यानी कि बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। वो बच्चे दौड़ तो बहुत तेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि सभी को बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी थी, सभी के शरीर में कोई ना कोई परेशानी थी, इसलिए वो बहुत तेज दौड़ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन जीतने की होड़ उनमें बहुत तेज थी। उन सभी में से हर कोई जीतना चाहता था। और ऐसा होता भी है बेटे, जब भी हम किसी कंपटीशन में, किसी रेस में हिस्सा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ही जीते। तो यही बात वहां पर भी थी। वो 9 के 9 बच्चे सभी के सभी जब दौड़ रहे थे, उन सभी के मन में ये बात थी कि हम ही इस रेस को जीते। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी को जीतना था, तो जीत का मकसद लेकर के सारे आगे बढ़े। सभी ने दौड़ में हिस्सा लिया, सभी दौड़ पड़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर, यानी कि 8 दौड़ पड़े, एक रह गया। एक छोटा सा लड़का नहीं दौड़ पाया। बाकी सारे 8 के 8 बच्चे दौड़ गए। टोटल 9 बच्चे थे, 9 में से 8 बच्चे दौड़ पड़े, लेकिन एक छोटा बच्चा उनमें से नहीं दौड़ पाया। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। वो छोटा लड़का जो दौड़ नहीं पाया था, अचानक से उसको ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, और गिरने से वो रो पड़ा। यानी कि जो रेस में दौड़ने वाले बच्चे थे, सबने दौड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बच्चा दौड़ नहीं पाया था। उसको अचानक से ठोकर लगी और वो गिर पड़ा, और गिरने के बाद वो रोने भी लग गया। अब उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। अब सारे के सारे जो प्रतिभागी थे, यानी कि बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे रेस के, जो सारे बच्चे दौड़ रहे थे, वो अचानक से रुक गए,
दौड़ना छोड़ दिया सबने और अचानक से एक बच्चे को रोता हुआ देख करके वो सारे के सारे बच्चे अचानक से देखने लगे कि क्या हुआ, ये दौड़ा क्यों नहीं और रो क्यों रहा है। फिर एक एक करके वे सब बच्चे उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे एक एक करके उस बच्चे के पास आने लग गए जिस बच्चे को ठोकर लगी थी और जो रोने लगा था। उस बच्चे के पास सारे के सारे बच्चे आने लगे और रेस को भूल गए। सभी बच्चे दौड़ना छोड़ करके सारे बच्चे उसके पास आने लग गए उसको देखने के लिए। सबके सब लौट आए, सारे बच्चे लौट आए। उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। अब जो बच्चा गिर पड़ा था उसे उठाया उन सभी बच्चों ने, खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे क्योंकि वो रो रहा था, उसके कपड़ों में से धूल साफ की। वो छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उसमें तालमेल की कमी भी रहती है। यानी कि उस छोटे बच्चे को कुछ ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होते हैं और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी कम होता है। यानी कि उस बच्चे को कुछ ऐसी परेशानी थी हड्डियों वाली कि जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनकी बढ़त कम हो रही थी और साथ ही उनमें आपस में तालमेल भी नहीं था। यानी कि वो बच्चा ठीक से चल नहीं सकता था, तो दौड़ने की बात तो दूर की थी। तो इस तरीके से यहाँ तक की कहानी ये निकली कि एक रेस होने वाली थी ओलंपिक गेम्स के दौरान। 9 पार्टिसिपेंट्स दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही सीटी बजी 8 पार्टिसिपेंट भाग लिए, लेकिन एक बच्चा खड़ा रह गया और अचानक से उसको ठोकर लगी तो वो गिर पड़ा और गिरने की वजह से वो रोने भी लगा। अब उसके रोने की आवाज सुन करके सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो दौड़ने लगे थे वो रुक गए और अपना दौड़ना छोड़ करके वापस आ गए उस गिरे हुए बच्चे के पास। जो गिर पड़ा था उसके पास आ गए सारे के सारे बच्चे। उसको गिरा हुआ देखा, उसको रोते हुए देखा तो सबने मिलकर के उसको उठाया, उसके आंसू पोंछे, उसकी धूल साफ की, क्योंकि वो बच्चा जो था वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिससे उसके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आगे इसके बाद क्या हुआ? फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उसके बाद 9 के 9 बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और साथ मिलकर दौड़ लगाई। उसके बाद सारे के सारे बच्चों ने साथ मिलकर के दौड़ लगाई। सारे बच्चे 9 बच्चे थे, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक चेन बना ली और सारे बच्चे साथ मिलकर के दौड़ने लग गए और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। सारे बच्चे अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए, मतलब कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सारे बच्चे एक साथ उस अंतिम रेखा तक पहुंच गए। यानी कि सारे के सारे बच्चे जब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंचे तो उनमें ना कोई हारा, ना कोई जीता, ना कोई फर्स्ट आया, ना कोई सेकंड, ना कोई थर्ड, क्योंकि 9 के 9 बच्चे एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे थे। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। जितने भी दर्शक थे, ऑडियंस जो थे इस रेस को देखने के लिए आए थे, वो सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, उसमें खो गए और उनको देखते रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ ये दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? अब सबके मन में ये जिज्ञासा थी, सबको ये हैरानी थी। एक ही सवाल सबके मन में आ रहा था कि जब ये सारे के सारे बच्चे एक साथ दौड़े हैं, एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे हैं, तो इनमें से किसे स्वर्ण पदक दिया जाना चाहिए? कौन सा बच्चा है जिसे गोल्ड मेडल दिया जाए? स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। तो निर्णायकों ने यानी कि जजेस ने, निर्णायक यानी कि जज, निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। अब निर्णायकों ने क्या किया कि सभी के सभी 9 बच्चों को, उनको सबको ही गोल्ड मेडल दे दिया। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, सबको एक एक गोल्ड मेडल दे दिया गया। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन जब मित्रता का ऐसा अनोखा दृश्य देखा कि एक मित्र गिरा, उसकी मदद के लिए सारे के सारे मित्र वापस आ गए, उसको उठा करके हाथ पकड़कर साथ के साथ सारे के सारे बच्चे दौड़ने लगे। तो ऐसा दृश्य देख करके, मित्रता का ऐसा नजारा देख करके दर्शक लगातार तालियां बजा रहे थे, तालियां रुक ही नहीं रही थी। तो ये थी टोटल कहानी जिसमें बताया गया है कि एक रेस चलने वाली थी, रेस शुरू होने वाली थी। तो जैसे ही रेस शुरू हुई तो 8 बच्चे आगे दौड़ लिए। एक बच्चा अचानक से वहां पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, वो आगे नहीं दौड़ पा रहा था तो वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बाकी सारे के सारे 8 बच्चे वापस लौट आए, आकर के उसको उठाया, उसके आंसू पोंछे, उसके कपड़े धूल साफ की और उसका हाथ पकड़ करके सारे के सारे बच्चे एक साथ उस रेस में दौड़े, एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे और इस तरीके से सारे के सारे बच्चे दौड़ के जीत गए।
अब ऐसे में जो जजेस थे उन्होंने भी जब देखा कि सारे के सारे बच्चे एक साथ इस लाइन पर पहुंचे हैं, फिनिशिंग लाइन पर, तो उन्होंने भी सभी बच्चों को गोल्ड मेडल दे दिया। और इस दृश्य को देख करके, दोस्ती की ऐसी मिसाल देख करके सभी लोग लगातार तालियां बजा रहे थे। तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 बच्चे दिखाए गए हैं। आपको कहानी में तो कहा गया है कि गोल्ड मेडल दिया गया, लेकिन यहाँ पर सबके हाथ में गोल्ड का कप है। आप देख सकते हैं सबके हाथ में गोल्ड का कप है यहाँ पर, है ना। सभी के सभी विनर्स हैं, यहाँ पर सभी जीत गए हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को कुछ ना कुछ परेशानी है, लेकिन सबके हाथ में गोल्ड कप है। तो पाठ से है अब आगे कहानी आपकी। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। इस पाठ पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। इस काम में पाठ पर अगर हमें विस्तार से चर्चा करनी है तो जो ये एक्टिविटीज दी गई हैं इनसे हमें मदद मिलेगी। सबसे पहले आपको टॉपिक दिया गया है, जैसा कि एज यूजुअल 6th क्लास में भी आपके साथ रहा हो। आपका तो खैर पुराना सिलेबस आपने पढ़ा है। जो NEP में नई बुक आई है, मैंने 6th क्लास के वीडियोस तैयार किए थे, उनमें सबसे पहले यही आता है, मेरी समझ से। सबसे पहले यही टॉपिक आता है जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो टॉपिक है, प्रश्न है मेरी समझ से। इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQ टाइप में दोनों के दोनों प्रश्न होते हैं। तो पहले आपसे पूछा गया, यहाँ पर गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाना है उसके सामने। कुछ प्रश्नों के 1 से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसके नीचे 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सबसे सही है वो आपको उसके सामने स्टार बनाना है। और ये भी चीज हो सकती है कि 1 से ज्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, अन्य लड़कों ने उस गिरे हुए लड़के को उठाया। बाकी लड़कों ने, जो लड़का गिर गया था, छोटा लड़का, उसको उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वे चालाक थे, वे सच्चे मित्र थे, वे स्वार्थी थे, वे हराना चाहते थे। देखिए, चालाक तो नहीं थे वो। अगर चालाक होते तो फटाफट दौड़ करके अपनी रेस जीत जाते। कौन गिरा कौन हारा इस बात की उनको चिंता ही नहीं होती। वे सच्चे मित्र थे, ये बात तो फाइनल है, बिल्कुल पक्की बात है कि वो मित्र थे। तो वे सच्चे मित्र थे, इसको हम ऑप्शन में रख लेते हैं फिलहाल के लिए। वे स्वार्थी थे, वे स्वार्थी तो नहीं थे, क्योंकि बेटे वो अगर स्वार्थी होते तो अपने साथी को उठाने के लिए वापस ना लौटते, फिर तो अपने अपने रास्ते दौड़ जाते, जीत जाते। वो बच्चे स्वार्थी तो नहीं थे। अगला ऑप्शन है, वे हराना चाहते थे, तो वो हराना भी नहीं चाहते थे। अगर हराना चाहते तो उनके पास तो पूरा ऑप्शन था, वो आगे बढ़ जाते, जीत जाते। गिरा हुआ जो बच्चा था, जो गिर पड़ा था, वो बच्चा हार जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि हमारे पास केवल एक ये ऑप्शन बचता है कि वे सच्चे मित्र थे। केवल यही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसी पर हम लोग स्टार लगा देंगे। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पर आप स्टार बना देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टार बना सकते हैं। मुझसे उतना अच्छा यहाँ पर स्क्रीन पर स्टार नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं बेटा, है ना। ये स्टार बन गया हमारा, इसके सामने बनेगा। ठीक है, अगला है, दर्शकों द्वारा दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर देखने का कारण था। यानी कि दर्शक जो थे इस दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर के देख क्यों रहे थे, क्या वजह थी कि वो लोग, उनको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग बिल्कुल उस दौड़ को देखने में खो गए थे। उसका कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है, बीमार बच्चा भी दौड़ रहा था। बीमार बच्चा दौड़ रहा था, लेकिन बाद में दौड़ रहा था। पहले से ही वो लोग जब देख रहे थे उसको, तो मंत्रमुग्ध होने का कारण ये नहीं था मेरे हिसाब से कि बीमार बच्चा दौड़ रहा था। दूसरा है, दौड़ का परिणाम अनूठा था। परिणाम तो जब उन लोगों ने पूरी रेस देख ली उसके बाद निकला, जबकि उन लोगों ने पूरी की पूरी रेस को, पूरी दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर के देखा था। उनके देखने के बाद परिणाम तो आया था। तीसरा है, सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े। ये हो सकता है, इसको हम रख लेते हैं। और बीमार बच्चे को ही स्वर्ण पदक मिला, ऐसा नहीं है, हर बच्चे को स्वर्ण पदक मिला था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दर्शकों के मंत्रमुग्ध होकर के देखने का कारण यही था कि सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सबसे सही हो जाता है, इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। अब इनके बारे में आपको बताना है कि अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है, कारण बताना है कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पहले प्रश्न में आप बता सकते हैं वो सच्चे मित्र थे, क्योंकि वो ना तो चालाक थे, ना स्वार्थी थे, और ना ही वो किसी को हराना चाहते थे। इसलिए केवल एक ऑप्शन बचता है कि वे सच्चे मित्र थे, और वाकई में वो सच्चे मित्र थे भी, क्योंकि उन्होंने सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। उनका एक साथी जो वहां पर गिर पड़ा था, दौड़ नहीं पा रहा था, उसको उठाने के लिए वो सारे के सारे दौड़ पड़े थे वापस, उसको साथ लेकर के दौड़े थे। इस तरीके से उन्होंने सच्ची मित्रता निभाई थी, तो इसलिए हमने ये उत्तर चुना।
फिर दूसरा प्रश्न जो है इसमें आपको बताया गया है कि दर्शकों द्वारा दौड़ को मंत्रमुग्ध होकर देखने का कारण था कि सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि किसी भी रेस में कोई एक बच्चा गिर पड़े तो बाकी सारे के सारे बच्चे उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, उठाने के लिए दौड़ पड़े वापस अपनी रेस को भूल करके। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ऐसा हुआ इसीलिए सभी के सभी दर्शक हैरान रह गए कि ये बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी दौड़ को छोड़ करके, अपनी जीत को भूल करके अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े हैं। उनके लिए वो जीत उनकी मित्रता से ज्यादा बढ़कर थी और इस बात को सभी के सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर दौड़ रहे थे। बाकी के सारे जो आंसर हैं, बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो उतने सही नहीं है जितना ये सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मित्रों के साथ इसको चुन सकते हैं। इसके बाद है जल्दी जल्दी बताओ तो जाने। तो कहानी में कौन सी दौड़ की बात हो रही है? इस कहानी में ओलंपिक की दौड़ की बात हो रही है। ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, वहां पर 100 मीटर की दौड़ चल रही थी। आप लिख सकते हैं ओलंपिक दौड़ की खेलों में, ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ थी यहाँ पर ये, ठीक है, इसकी बात हो रही। ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ की बात हो रही है। इसका आंसर आप पूरा इसी तरीके से लिखेंगे कि इस कहानी में ओलंपिक खेलों के दौरान होने वाली 100 मीटर की दौड़ की बात हो रही है। ये आप जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वो छोटा लड़का क्यों गिर गया? वो छोटा लड़का इसलिए गिर गया क्योंकि उसको चलने में परेशानी थी। उस लड़के के शरीर के अंग ठीक से विकसित नहीं हुए थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है इस बच्चे के बारे में कि वो जो लड़का था उसके लिए बता रखा कि छोटा लड़का जो था वो क्यों गिरा वो बच्चा, क्योंकि वो छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था। देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है कि वो छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। तो इसका आंसर को आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ इसके आंसर को। इसमें है कि वो छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है, इसलिए वो बच्चा दौड़ नहीं पाया, इसीलिए वो बच्चा गिर गया था। ये आपका आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि सब बच्चे एक साथ दौड़ जीते तब निर्णायकों ने स्वर्ण पदक विजेता का समाधान कैसे किया? जब सारे बच्चे एक साथ दौड़ पड़े, एक साथ जीत गए, तब स्वर्ण पदक विजेता का समाधान कैसे किया गया, यानी कि ये हल कैसे निकाला गया, ये सॉल्यूशन कैसे निकाला गया कि गोल्ड मेडल किसे दिया जाए? तो निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का हल ढूंढ निकाला। ये आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाता है ये, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला, या फिर निर्णायकों ने सभी प्रतिभागियों को स्वर्ण पदक दे दिया, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपने जल्दी जल्दी बता दिया। इसके बाद आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ में, नीचे आपको एक टेबल दी गई है, विभिन्न प्रकार के खेलों के नाम और उनके खेलने के स्थान दिए गए, मतलब अलग अलग खेलों के नाम दिए गए हैं और साथ में कुछ ऐसी जगहों के नाम बताए गए हैं जहां पर खेल खेले जाते हैं। तो खेल को उनके उपयुक्त स्थान के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर इस टेबल में कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है उसके साथ मिलान करना है। इसको चलिए हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी। तो क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है। थोड़ा सा मैं टेबल को छोटा कर लूं ताकि सब पर हम अच्छे से अंडरलाइन कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है, तो मैदान से मिला देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हॉकी कहाँ खेली जाती है? हॉकी भी मैदान में खेली जाती है, ठीक है। हॉकी के लिए हॉकी कोर्ट भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है। इसके बाद है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो खेला जाता है, आपने देखा है कभी भी कि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो बैडमिंटन कोर्ट से जोड़ देंगे हम। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। कैरम का बोर्ड होता है, लेकिन इसमें बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको अंतःकक्ष यानी कि इंडोर एक्टिविटी होता है, इंडोर गेम होता है वो कैरम, इसलिए इसको हम अंतःकक्ष के साथ जोड़ देंगे, यानी कि कमरे के अंदर खेला जाता है, ठीक है। शतरंज का बोर्ड होता है, उस पर खेला जाता है, लेकिन इसमें आपको बोर्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसको भी हम अंतःकक्ष से ही जोड़ देंगे। शतरंज भी अंतःकक्ष ही खेला जाता है। अब फुटबॉल जो खेला जाता है, फुटबॉल के
मैदान में खेला जाता है। फुटबॉल का मैदान कैसा होता है, जिसमें फुटबॉल के लिए साइन बनाए गए होते हैं, लेकिन फुटबॉल का मैदान ही होता है वो भी। ठीक है, इसके बाद वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, उसमें खेला जाता है वॉलीबॉल। 100 मीटर की रेस जो होती है वो ट्रैक पर लगाई जाती है। रेस जो भी लगाई जाती है वो ट्रैक पर लगाई जाती है। सारी की सारी रेस हम ट्रैक से जोड़ेंगे। अगला है लूडो। लूडो भी आप अंदर बैठ करके खेलते हैं। लूडो का बोर्ड होता है वैसे तो, लेकिन इसे भी आप अंतःकक्ष से जोड़ देंगे, अंतःकक्ष खेला जाता है। इसके बाद है कबड्डी। तो कबड्डी का भी कोर्ट होता है जिसमें खेली जाती है कबड्डी, तो इसको हम कोर्ट से जोड़ देंगे। कबड्डी को कोर्ट से जोड़ देंगे हम। ठीक है, कोर्ट से जोड़ दिया ये मैंने इसको। ठीक है, इसके बाद है खो खो। खो खो भी हम लोग खो खो के कोर्ट पर ही खेलते हैं, तो खो खो भी हम कोर्ट पर ही ऐड कर देंगे। इसके बाद है भाला फेंक। भाला फेंक का भी कोर्ट होता है, ट्रैक होता है, तो भाला फेंक के लिए हम लोग इसको भी कोर्ट से ही जोड़ देंगे। ऊंची कूद। ऊंची कूद का ट्रैक होता है, लंबी कूद का भी ट्रैक होता है, रिले रेस का भी ट्रैक होता है, और बाधा दौड़ का भी ट्रैक होता है बेटे। ठीक है, इसके बाद आगे ये सारे के सारे हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस गेम को किस चीज से, कौन से खेलने के स्थान से जोड़ा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रिवर्स करके थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा गेम कौन से खेलने के स्थान के साथ जोड़ा गया है। इसके बाद आगे आपका प्रश्न है सोच विचार के लिए। तो पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए। हमने पढ़ा है पाठ को, 2 बार पढ़ लिया है अभी हमने। तो सभी बच्चे आगे दौड़ने की बजाय पीछे लौट आए क्योंकि उनमें से एक बच्चा दौड़ नहीं पा रहा था, ठोकर खाकर गिर पड़ा था और रो रहा था, और वो उनका ही मित्र था। तो अपने मित्र को रोता सुनकर वो बच्चे दौड़ को भूल करके अपनी मित्रता की वजह से वापस लौट आए थे। आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये क्यों नहीं आया होगा कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है। तो बाकी दौड़ने वाले बच्चों, मैं इन सब के प्रश्नों के उत्तर बेटा रिटर्न में भी आपको दे दूंगी अभी नीचे, उनको भी आप देख लीजिएगा। अभी मैं केवल समझा रही हूँ, इनकी आप प्रश्न देख लीजिएगा वहां से, अभी के अभी बता दूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में क्यों नहीं आया होगा कि दूसरे बच्चों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये बात नहीं आई कि दूसरों की सहायता करने से पहले मेडल जीतना आवश्यक है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी, मानवता जिंदा थी। उनके लिए उनकी मित्रता का महत्व मेडल से ज्यादा था। उनके लिए उनका मित्र रो रहा था, उसको चुप कराना पहले जरूरी था, मेडल जीतना उतना जरूरी नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने रुक करके अपने मित्र की सहायता करना ज्यादा जरूरी समझा। तो अगला प्रश्न है, आपने भी कभी ना कभी किसी की सहायता अवश्य की होगी, अपना अनुभव लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बेटा हम लोग लिख लिए हैं मैंने, वो आप लोग देख लीजिए, वहीं से कर लीजिए, ज्यादा आसानी रहेगी। तो चारों प्रश्नों के उत्तर आपके लिए मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। प्रश्न था आपका, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका था, सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए। तो सभी बच्चे आगे दौड़ने की बजाय पीछे लौट आए क्योंकि उनके साथ रेस में दौड़ने वाला उनका एक मित्र ठोकर खाकर गिर पड़ा था और रो रहा था। सभी बच्चों के लिए रेस जीतने की बजाय अपने मित्र की सहायता करना ज्यादा आवश्यक था। इसी वजह से सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे लौट आए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है, बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये क्यों नहीं आया होगा कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये बात नहीं आई कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने, यहाँ पर आ जाएगा इन्होंने, ये गलती से इंदौर हो गया बेटा, इन्होंने या उन्होंने, ठीक है, इन्होंने या उन्होंने दौड़ में भाग लेने वाले बच्चों का, इन दौड़ने वाले है ना, यहाँ पर ये है, एक मिनट रुकिए मैं ठीक कर देती हूँ इसको। इन दौड़ने वाले बच्चों का एक साथी ठोकर खाकर गिर पड़ा था। इन सभी बच्चों के लिए मेडल की अपेक्षा उनका साथी ज्यादा आवश्यक था। वे अपने मित्र को रोता हुआ नहीं सुन सकते थे तथा उसकी जो भी मदद कर सकते थे वो उन्होंने की। इसीलिए बाकी दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये नहीं आया कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना
आवश्यक है। तो तर्क सहित उत्तर हो गया आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपने भी कभी ना कभी किसी की सहायता अवश्य की होगी। अपना अनुभव लिखिए। तो हमें भी आए दिन मतलब लगभग डेली ही किसी न किसी की मदद करने का अवसर मिलता रहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपने किया हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं अपने मित्र को उसका गृह कार्य करने में मदद करती हूँ या करता हूँ। मैंने मेरे पड़ोस में रहने वाले गली के कुत्ते की चोट पर मरहम लगाया और उसे खाने के लिए रोटी दी। आज स्कूल आते समय रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग दिखे जो रास्ता पार करने में, पार होगा यहाँ पर बेटा ना, पार करने में परेशानी का अनुभव कर रहे थे। मैंने उन्हें रास्ता पार कराया। आगे लिख सकते हैं आप, आज रास्ते में एक ठेले वाले भैया का ठेला बहुत भारी था और वो उसे खींच नहीं पा रहे थे। मैंने पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाया तो उनका रिक्शा आसानी से खींचने लगा। इसी तरीके से आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी की मदद की होगी। आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आपने जहां किसी की मदद की है आप वो लिख सकते हैं, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है, आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलने की सुविधा है। आप उनमें से कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आपको बताना होगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से खेल खेलने के लिए आपके पास फैसिलिटीज हैं और उनमें से आप कौन सा खेल खेलते हैं। तो मेरे यहाँ पर हमारा जो विद्यालय है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैंने लिखा है, हमारे विद्यालय में क्रिकेट, हॉकी, कैरम, शतरंज, वॉलीबॉल, लूडो, खो खो, ऊंची कूद, टेबल टेनिस इत्यादि खेलने की व्यवस्था है। तो आपके स्कूल में जो चीजें हैं आप वो लिख सकते हैं, बाकी की आप स्किप कर सकते हैं। और आगे मैंने लिखा है, मैं उनमें से कैरम और लूडो खेलना पसंद करती हूँ। तो आपको जो खेल पसंद हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके ये आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको प्रश्न दिया गया है खोजबीन। तो इसमें आपको कहा गया है कि शीतल देवी, हरविंदर सिंह, दीपा मलिक आदि कुछ नाम जो पैरालंपिक से जुड़े हैं उनके या अन्य किसी खिलाड़ी के विषय में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने साथियों के साथ कक्षा में साझा कीजिए। तो आपके लिए ये जानकारी भी बेटे मैंने इकट्ठी की है, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शीतल देवी, हरविंदर सिंह और दीपा मलिक भारत के प्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट होते हैं बेटा जिनको बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है, कुछ ना कुछ विकलांगता होती है, उनके ओलंपिक होते हैं, उन्हें पैरा ओलंपिक कहा जाता है। तो उसके एथलीट हैं ये तीनों के तीनों। इन्होंने अपने अद्भुत कौशल, दृढ़ संकल्प और प्रेरणादायक यात्रा से देश का नाम रोशन किया। मतलब इनकी अचीवमेंट्स हैं बड़ी बड़ी जो इन्होंने अचीव किया है, इनके बारे में हम जानेंगे यहाँ से। सबसे पहले शीतल देवी। तो शीतल देवी जो है ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की हैं, किश्तवाड़ में रहने वाली हैं और जन्म से ही इनके हाथ नहीं है। फिर भी इन्होंने अपने पैरों से तीरंदाजी में महारत हासिल की है। ये तीरंदाज करती हैं, यानी कि तीर कमान चलाती हैं। ये 2023 में पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने निशानेबाजी में 2 गोल्ड मेडल जीते थे और एक ही सेशन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। मतलब भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीती हैं एक ही सेशन में। सन 2023 में शीतल देवी ऐसी महिला थी। साथ में ये पैरालंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट भी बनी और ये विश्व की नंबर 2 पैरा तीरंदाज हैं और अपने पैरों से तीर चला करके इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही हैं। दूसरा नाम आपके सामने आया था हरविंदर सिंह जी का। तो ये हरविंदर सिंह जो है ये भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। ये भी तीर कमान का इनका तीरंदाजी ही, इनका भी इसमें इन्होंने भी बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है। ये भी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद खेल में अपनी जगह बना चुकी है। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था, जो भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक में दूसरा मेडल था। इससे पहले सिर्फ एक मेडल और मिला था, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि पहला मेडल किसने जीता था पैरालंपिक में तीरंदाजी का। और 2024 के पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने शीतल देवी के साथ मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था, जो इनकी कंसिस्टेंसी को और इनके स्किल को दर्शाता है, या इनकी निरंतरता को और कौशल को दर्शाता है। तीसरा नाम आपके लिए लिया गया था दीपा मलिक जी का। तो दीपा मलिक जी हरियाणा की रहने वाली हैं और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्हें 30 साल की उम्र में पैरालिसिस हो गया था, बेटे लकवा मार गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, तैराकी में इन्होंने काफी सक्सेस हासिल किया, काफी सफलता हासिल की। 2016 के रियो पैरालंपिक्स में इन्होंने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीता था, जो कि इनके करियर का बहुत ही एक तरीके से टॉप पर ले जाने वाला एक पॉइंट बना, टर्निंग पॉइंट बना इनकी लाइफ का। और उसके बाद 2020 में इन्होंने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि इंडियन पैरालंपिक
कमेटी ऑफ इंडिया का इनको अध्यक्ष चुना गया, जहां इन्होंने पैरालंपिक खेलों के विकास के लिए काम किया है। तो ये तीनों के तीनों ही एथलीट ना केवल खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं, खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि ये समाज को ये संदेश भी दे रही हैं कि विकलांगता कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक नई चुनौती है। इसे स्वीकार करना चाहिए और पार करने के प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। तो शीतल और हरविंदर सिंह तीरंदाजी में भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, जबकि दीपा ने पैरालंपिक खेलों में नेतृत्व और प्रेरणा दोनों की भूमिका निभाई है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ नाम आपको मैंने लिए हैं यहाँ से। तो नाम मैंने लिए जो है उनमें अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग में अभ्यस्त है, सुमित अंतिल एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, मरियन थंगावेलु एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं, निशात कुमार भी एथलेटिक्स में है, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में है और भविना पटेल टेबल टेनिस खेलती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सभी के सभी विकलांग बच्चे हैं बेटे। तो ये सभी के सभी एथलीट न केवल खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं, बल्कि समाज में जो अक्षमता के प्रति सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। इनके जरिए समाज में ये संदेश जा रहा है कि विकलांगता कोई बाधा नहीं है, सिर्फ एक चुनौती है। आगे है उपर्युक्त घटना मित्रता समावेशन का एक अनूठा उदाहरण। तो मित्रता का एक अच्छा उदाहरण है ये कहानी, जो घटना आपको बताई गई है, दोस्ती का एक बड़ा ही अनूठा उदाहरण है। तो आपने भी मित्रता का कोई ऐसा उदाहरण पढ़ा, सुना या अनुभव किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटे अपने शब्दों में आपने लिखना है मित्रता का उदाहरण। वो मित्रता आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो इसको मैं आपको लिख करके नहीं बताऊंगी, इसे आप अपने आप लिखिए। आपकी किसी की भी कोई दोस्ती हो सकती है, आप अपने दोस्त के बारे में लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इस प्रश्न को आप अपने आप लिखिए बेटा, क्योंकि ये क्रिएटिव आंसर है, इसमें आपको अपने आप लिखना है। आप 8th क्लास के बच्चे हैं, अपने दोस्त के बारे में आप 10 लाइन बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसे आपने अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए आपको इसे अपने आप लिखना होगा। सृजनात्मकता वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, मैं केवल इसके बारे में आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप इसमें लिख सकते हैं। आप इसमें लिखिए कि नमस्कार, आप शुरुआत कीजिए कि मित्रता समावेशन का एक अनूठा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ या प्रस्तुत कर रही हूँ। या आप कोई भी कहानी आपने पढ़ी हो या कोई प्रसंग ऐसा हुआ हो आपके अपने दोस्त का, किसी और के दोस्त का, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसने कोई दोस्ती की कोई अनूठी मिसाल पेश की हो, कोई ऐसा मित्र जिसने आपके साथ आउट ऑफ वे जाकर के मदद की हो आपकी, या आपने किसी की मदद की है, आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है कि यदि आपको पदक जीतने वाले दल से साक्षात्कार का अवसर मिले तो आपके क्या क्या प्रश्न होंगे, सूची बनाइए। तो आप क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं उसे। सबसे पहले तो आप यही पूछेंगे कि आपको इस खेल के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, आप इस खेल के लिए इंस्पायर कैसे हुए, है ना। दूसरा, आपकी इसमें जो है क्या क्या संघर्ष किया आपने, क्या क्या बाधाएं आई आपके सामने, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। तीसरा, आप पूछ सकते हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं, है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं या फिर आपके सपने क्या हैं। तो किसी पैरालंपिक खिलाड़ी से इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए हमें ऐसे प्रश्न तैयार करने चाहिए कि उसकी यात्रा, चुनौतियों, प्रेरणा और सफलता के पीछे की कहानी सामने आए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न सम्मानजनक होने चाहिए, प्रेरणादायक होने चाहिए और जानकारीपूर्ण होने चाहिए। तो आप कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सैंपल लिए हैं बेटे, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूछ सकते हैं व्यक्तिगत यात्रा और प्रेरणा, जहाँ आप पूछ सकते हैं आपकी खेल यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, आपको पहली बार अपने खेल में रुचि कब और कैसे हुई, ठीक है ना। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं आपकी शारीरिक चुनौतियों ने आपकी जीवन शैली या करियर को कैसे प्रभावित किया, क्या कोई विशेष क्षण था जब आपने फैसला किया कि आप एक एथलीट बनना चाहती हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं आपकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है, यदि कोई व्यक्ति, घटना या विचार जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं आपके परिवार या कोच का आपके करियर में क्या योगदान रहा है। आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद चुनौतियों और संघर्ष के बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी अक्षमता या अन्य बाधाओं का सामना करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी। इसके अलावा समाज, संसाधनों की कमी या अन्य बाहरी कारकों ने आपके रास्ते में कैसे बाधाएं डाली और आपने उन्हें कैसे पार किया। और आप पूछ सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान या प्रतियोगिताओं में मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को कैसे प्रेरित रखती हैं, या फिर किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले का दबाव या तनाव कैसे संभालते हैं, है ना। इसके अलावा सफलता और उपलब्धियों के बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि आपने अब तक के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और ये आपको क्यों खास लगती है। या फिर आप पूछ सकते हैं पेरिस 2024 या पिछले पैरालंपिक्स में मेडल जीतने का अनुभव कैसा रहा, इस पल को आप कैसे याद रखती हैं। कोई भी पूछ सकते हैं आप।
जैसे मैंने यहाँ 2024 लिया है, ऐसे ही उनकी कोई अचीवमेंट हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, 2023 की, 2025 की। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं आपकी ट्रेनिंग रूटीन और तैयारी की प्रक्रिया क्या है, कोई खास तकनीक या रणनीति जो आपको अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है। ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। साथ ही आपने जो मेडल या रिकॉर्ड बनाए उन्हें आप अपने समुदाय या देश को कैसे समर्पित करती हैं, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उनके फ्यूचर प्लानिंग पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके आने वाले लक्ष्य क्या हैं, क्या आप अगले पैरालंपिक्स या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रही हैं। आप पूछ सकते हैं आप पैरालंपिक खेलों या अन्य युवा एथलीटों के लिए क्या योगदान देना चाहती हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं आप अपने खेल के अलावा समाज या समुदाय के लिए क्या करना चाहती हैं, कोई विशेष पहल या प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रही हैं। इसके बाद आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं प्रेरणा या संदेश देने वाले। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और आप पूछ सकते हैं आपकी सफलता से युवाओं को क्या सीख मिल सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो खेल में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। आप पूछ सकते हैं आप अपने खेल को और लोकप्रिय बनाने या पैरा एथलीट्स के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहती हैं। तो ये प्रश्न आप साक्षात्कार में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछ सकते हैं आपकी ट्रेनिंग में तकनीकी या नवाचार की क्या भूमिका रही है, यानी कि उपकरणों की कोचिंग की क्या भूमिका रही है। आप पूछ सकते हैं आपकी डाइट, फिटनेस रूटीन या फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई खास टिप्स है तो आप साझा करना चाहेंगी। और आप पूछ सकते हैं आपने अपनी अक्षमता के साथ खेलने के लिए कैसे अनुकूलन किया, कैसे अडेप्टेशन किया, कोई विशेष उपकरण या सहायता जिसने आपको मदद की। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे इंटरव्यू के दौरान खिलाड़ी की भावनाओं और अनुभवों को सम्मान देना चाहिए। यदि वे किसी प्रश्न का छोड़ना चाहें तो दबाव न डालें, किसी प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो जबरदस्ती ना करें। साथ ही स्थानीय भाषा या उनके क्षेत्रीय संदर्भ से प्रश्न पूछने में वे अधिक सहज महसूस करेंगे। जैसे कि शीतल देवी से अगर प्रश्न करना है तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर संभव हो तो उनके पिछले इंटरव्यू का प्रदर्शन का अध्ययन करें ताकि आप विशिष्ट और प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकें। आप उनसे वही पुराने प्रश्न ना पूछें जिनका वो पहले ही उत्तर दे चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक सफल इंटरव्यू किसी भी खिलाड़ी का ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका साक्षात्कार वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका आता है शब्द पहेली। तो इसमें आपको दिया गया है आइए अब एक शब्द पहेली खेलते हैं। देखते हैं कौन इस वर्ग को सबसे पहले पूरा करता है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर वर्ग का पहेली को पूरा कीजिए। तो हमें पहेली पूरी करनी है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहले आपको दिए गए हैं लेटर ऊपर से नीचे, ये आपको दिए गए ऊपर से नीचे और ये है दाएं से बाएं। तो हम एक एक करके सबको करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है राक्षस का समानार्थी। राक्षस का समानार्थी जो 3 अक्षरों में आ जाए ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मेरे हिसाब से असुर होना चाहिए, तो मैं असुर लिख रही हूँ, असुर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद दिया गया आपको किवाड़ या कीमत। तो किवाड़ या कीमत के लिए दर शब्द इस्तेमाल होता है, दर, दर, दर। ठीक है। इसके बाद तीसरा आपको दिया गया क्षमता। सामर्थ्य का मतलब होता है क्षमता। क्षत्रिय, माँ से मछली और ता से त्रिशूल, क्षमता हो जाएगा ये। इसके बाद आपको 5वां दिया गया है लोक कला, विशेष छपाई या पारंपरिक छपाई, ये मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। 7वां दिया गया आपको लोग। तो लोग के लिए आता है शब्द जन, तो हम यहाँ पर जन लिख देंगे। ठीक है। अगला आपको दिया गया तुरंत तैयार किया हुआ, ताजगी और तरावट वाला, ये मुझे अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको दिया गया पत्ता या दल, उसके लिए पत्र शब्द होता है, पत्र लिख लेंगे हम लोग। आगे 12वां दिया गया आपको बुरी आदत, उसको कहते हैं लत, तो आप लत लिख लीजिए। इसके बाद आगे जाएंगे हम दाएं से बाएं, तो आपको दिया गया एक फल का नाम। तो अ और द के बीच में मेरे हिसाब से यहाँ पर अमरूद आना चाहिए, अमरूद फल होता है और 4 लेटर का होता है। इसके बाद आपको 4थे नंबर दिया गया है पैसा। तो र और माँ के बीच में अगर हम क लगाएंगे तो रकम बन जाएगा ये। आगे 6ठे नंबर पर आपको दिया गया है चांदी। तो र ज बन रहा है, इसके आगे त डाल देंगे तो रजत हो जाएगा। ये र है, देखिए यहाँ पर बेटा है ना, रजत हो गया ये। अगला आपको दिया गया 9वां दिया गया मनुष्यों में श्रेष्ठ, ये फिलहाल मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं बाद में करूंगी। 11वां दिया गया है आपको मृत्यु। तो मृत्यु के लिए ला लास्ट में आता हो ऐसा शब्द मेरे हिसाब से काल बनता है। आप लोग बताइएगा सही है या गलत है। इसके बाद 13वां आपको दिया गया है पुत्री। तो 13 में त से मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। 14 में आपको दिया गया है रिवाज, तो इसके लिए बन जाएगा रीत, मेरे हिसाब से रीत बन जाएगा।
अब बाकी शब्द हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर आपका बनेगा, ये तनुजा शब्द बनना चाहिए 13 पर, उसके लिए फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पात, ये पात हो जाएगा। यहाँ पर ता आएगा, त्र नहीं आएगा, ये ता आएगा। और यहाँ पा हो जाएगा, तो ये ता हो जाएगा, तब ये तनुजा हो जाएगा। ठीक है, ये तनुजा हो जाएगा। और आगे आपको दिया गया 8 नंबर पर तुरंत तैयार किया हुआ तरावट वाला ताजगी वाला हो जाएगा तरोताजा। ठीक है, अब ये तरोताजा हो जाएगा तो यहाँ पर आपका मनुष्यों में श्रेष्ठ नरोत्तम हो जाएगा, नरोत्तम। इस बाद आपको यहाँ पर दिया गया है एक कमकारी हो रहा है, ये तो इसका कलमकारी हो जाएगा। ये 8 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका अमरूद आ गया, ये आपका क्षमता हो गया, कलमकारी हो गया, ये रजत हो गया, तरोताजा, तनुजा, पात और असुर, ये सारे के हो गए आपके काल, रीत, ये सब के सब शब्द आपके हो गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको टाइप करने की मैं नहीं समझती हूँ कि ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो राक्षस के लिए मैंने दिया असुर। ठीक है, उसके बाद किवाड़ के लिए मैंने दिया दर। जो लिखती जा रही हूँ देख लीजिए। सामर्थ्य के लिए मैंने शब्द दिया क्षमता, क्षमता यहाँ लिख देती हूँ, क्षमता। ठीक है, इसके बाद लोक कला में हमारा आया था कलमकारी, इसको मैं मिटा दूंगी बेटे, इसलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो कलमकारी आ जाएगा। इसके बाद मैं इनको मिटा रही हूँ एक एक करके। इसके बाद लोक के लिए हमने लिया था जन, और पत्ता के लिए हमने लिया था पात, बुरी आदत के लिए लिया था लत, और तुरंत तैयार किया हुआ के लिए लिया था तरोताजा। फल लिया था हमने अमरूद, पैसा के लिए रकम, चांदी के लिए रजत, मनुष्यों में श्रेष्ठ के लिए नरोत्तम, मृत्यु के लिए काल, बेटी के लिए पुत्री के लिए तनुजा, रिवाज के लिए रीत। यहाँ आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका अगला पाठ है डांडी या गोथा। इसको भी मैं बहुत जल्दी कराऊंगी आपको, लेकिन पहले आप ये दूसरा पाठ कंप्लीट कर लीजिए। कहीं पर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और समझ में आ गया हो तो एक कमेंट दे दीजिए कि हाँ पसंद आया, समझ में आया, नहीं आया। बेटे फीडबैक दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और साथ ही बेटे चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका हिंदी का, संस्कृत का और बाकी सब्जेक्ट का भी जहाँ तक हो सका तो मैं सिलेबस आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके आकलन पत्र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।